मेरा जन्म अंग्रेज़ों के टाइम पर हुआ था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ मैं 10-12 साल का हुआ। उन दौरान भेड़ बकरी चुवाया करते थे। स्कूल नाम का चीज़ नहीं था। स्कूल तो कहाँ, कोई हिंदी बोल नहीं सकता था। सिर्फ इक्का दुक्का कोई टाँके जानने वाले का होते, बाकी कोई नहीं मिलता था। तो पढ़ना भी बड़ा बुरा माना जाता था उन दौरान में। कोई महत्व नहीं देते पढ़ाई को। भेड़ बकरी के अलावा सबसे बड़ा बड़प्पन ये जो स्केच बना हुआ है, जहाँ कभी इंडिकेट नाम लिखा है, इस जगह पर एक पंडोश्वर को छोड़कर मैं हर जगह भेड़ बकरी के साथ रहा हूँ। कम से कम 14-15 साल इस कंडे में रहा हूँ। अच्छा, कहते थे आप लगभग कितने सालों से नहीं गए हो इन जगह पर? अब हिसाब लगा जो 1970 में मैं भर्ती हुआ, उसके बाद मुझे जाने का मौका नहीं मिला। अब तो बूढ़ा है, जाना चाहता हूँ, दिल तो करता है लेकिन जा नहीं सकता। अच्छा, 1970 से पहले आप इन जगहों पे बहुत ये एक छान डाला हुआ, हर जगह रहा हूँ मैं भेड़ बकरी के साथ। मैं वैसे तो भेड़ बकरी के साथ तो मैं 6-7 साल से रहा। उस समय छोटा था, लेकिन कंडी में गया मैं 12-13 साल के बाद। तो 14-15 साल में उधर रहा, कंडी में रहा। तो ये नाम जो मेरे साथ बुजुर्ग वो जो दूसरे पार्टी थे तो उन्होंने बताया है। उस समय हम लोग सारे गांव के मैक्सिमम भेड़ बकरी हुआ करती थी। जिसके पास भेड़ बकरी होती है वो काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। जो भेड़ बकरी ना हो ना, उसको बड़े लोग बड़े गलती से पढ़ाई का महत्व नहीं देते थे, कुछ नहीं समझते थे। तो मुझे तो पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। अंग्रेज़ों के टाइम पर मैं पैदा हुआ था। उसके बाद प्राइवेट का दिया, कुछ लोगों को देखा देखी 8वीं का भी प्राइवेट इम्तहान दिया। फिर मैंने मैट्रिक प्राइवेट दिया। फिर प्रभाकर का दी, मैं LT लगना चाहता था लेकिन मैं भर्ती हुआ तो प्रभाकर तो कर दिया, तो भर्ती हुआ मैं। अच्छा, हाँ, तो अभी हमने जाना है लगभग यहाँ धुमशखार तक जाने का प्लान कर रहे हैं। और यहाँ से आगे तो काफी टाइम लगेगा ना? कितना दिन लगेगा अगर हमको आगे तक जाना है तो? चलने के लिए हाँ, दिन नहीं लगता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ पंडोची से आज शाम के टाइम वहाँ से मतलब 1-2 बजे वहाँ से निकलते हैं, शाम को घर पहुँचते हैं। दूसरे दिन को सुबह ही 5-6 बजे जाके शाम को पहुँचते हैं। वो भी बोझा के साथ राशन लेके जाना पड़ता था। 14-15 किलो तो कम से कम होता था। अच्छा, उस समय के तो आप तो इन सभी जगहों पे रह चुके होंगे ना? मैं हर जगह रहा और किताबें भी साथ रखता था। मेरे को किताब को छुपा के रखनी पड़ती थी क्योंकि नमी पड़ता था, किताब बिल्कुल ढीली होती थी। और लोगों के नज़रों में कुछ लोग अगर मैं किताब पढ़ते रहूँ तो भेड़ बकरे अरे पड़ जाए तो गाली देते थे, इसे छुपा के पढ़ना पड़ा मुझे। घर में परिवार भी ऐसे करते थे, किताब को छुपा के पढ़ता था मैं। ऊपर से ये पट्टू लगा के और नहीं तो मार पड़ते थे। गिर जाए तेले मुड़वाया जैसे किया तैसे क्या बकरी गिरने पे? हाँ, तो फिर तो रोने की बारी आई, भूखा प्यासा में लग रहे थे। तो आपके पास कितनी बकरियां होती थी उस जमाने में? उस समय ज़्यादा तो नहीं, 70 से ऊपर तो बनी है। मतलब 1970 से पहले आपके पास लगभग 70 के करीब बकरियां थी? हाँ, 70 की। अब तो एक भी नहीं है इस टाइम अब तक? तो कौन है, गांव वाले के किसी भी नहीं है। आज ये कंडा जो मेरी उम्र वाले है, बाकी ये आज की पीढ़ी को ना इसका नाम का पता लगेगा ना इलाके का, या उल्टा अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तो इन जगहों से कुछ खास बात बताओगे? जैसे इन जगहों में कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा। जैसे ये धुमशखार है, धुमशखार पहले फुलियाच मैशूर जगह फुलियाच वहाँ मनाते थे। वहाँ का चलने के लिए, वहाँ ले जाने के लिए भी ये रथ जो है छोटा था, देवते का रथ छोटा था। लोगों को मुसीबतें पड़ी। मैशूर साहब को खुशामद करके नीचे उतर रमे राम की जगह है, रमे तक गाना है इसका बहुत बड़ा। अच्छा। नीचे से ऊपर फिर वहाँ से आके रोबांगे भी एक संतन की तरह है, रोबांगे भी मना दिया फुलियाच। उसके बाद फनपनी मनाई, उसके बाद फिर मलस्टिंग मनाई। अब तो मलस्टिंग। दूसरी बात ये धुमशखार से आगे जो ठल्डा नाम है, हाँ। ये एक बड़ी फेमस जगह है। यहाँ थोड़ा पानी निकलता है वो थचंग में। ठीक है। तो एक गांव का आदमी भेड़ बकरी चुगाता था, वो बंसुरी बजाता था। वो पानी को उसने बंसुरी में डाल दिया। जब बंसुरी में डाल तो वो सारा सोना हो गया। तो सोना हुआ तो उसने कुछ किसी को नहीं बताया, सारा अपने आप कई प्रॉपर्टी बनाई इसकी सोने की। हल तक बनाया, बोलते हल बना, जू जिसको प्रॉल बोलते हैं, वो भी सोने का बनाया। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आज का जो व्लॉग है एक ट्रैकिंग पे है। मैं इस वक्त हूँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के चगांव विलेज में, मेरा ननिहाल, जहाँ मैं बचपन में काफ़ी टाइम तक रहा हूँ। तो आज के इस पूरे व्लॉग में मेरे साथ है मेरे बचपन के दोस्त सूर्यकांत और साथ में विशु और रवि। ये तीनों बचपन के मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं। तो इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ, इस जगह की एलिवेशन है 7000 फीट और हमें जाना है धुमशखार हाइट पे। और वहाँ का एलिवेशन मुझे नहीं पता, वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं आप लोग को बताऊंगा। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि
मेरे पीछे आप देख सकते हो वो पहाड़, वो जानी विलेज का टॉप पीक है। तो हमें इतनी हाइट पर पहुंचना है कि वो सारा का सारा पीक उससे नीचे दिखेगा। तो आप बने रहे इस पूरे व्लॉग में मेरे साथ, देखते हैं हमें वहां तक कितना टाइम लगेगा। गाइस, इस वक्त हम चलते चलते काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और अभी हम हैं एक एप्पल ऑर्चर्ड में, और ये इन 3 भाइयों का ऑर्चर्ड है। आप देख सकते हैं इस ऑर्चर्ड में काफ़ी सारे रॉयल के पेड़ है और गोल्डन एप्पल भी है इस पूरे ऑर्चर्ड में, और साथ में कुछ प्लम के भी है। आप लोग को मैं नज़दीक से वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ से होते हुए हम ऊपर धूमशाखार हाइट की ओर चढ़ेंगे। आगे पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है आज भी पहाड़। पता नहीं क्या होता है, जब जब मैं पहाड़ों में चढ़ता हूँ तो बादल आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो आगे का व्यू बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर जैसे जैसे हम चढ़ते जाएंगे आई होप कि बादल हट जाएंगे। ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है और ब्रेकफास्ट में हम अभी खा रहे हैं पराठा और चटनी। आप मेरे पीछे का व्यू तो देख ही रहे होंगे, ये पूरा जानी विलेज है जो इस वक्त बादलों से पूरी तरह से ढका हुआ है। उसकी पूरी पहाड़ियाँ भी ढकी हुई है बादलों से, बहुत सुंदर नज़ारा है। ऐसे नज़ारे में जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने का मज़ा 2 गुना और बढ़ जाता है। और इस वक्त सनराइज हो रहा है, सूरज पूरी तरह से बादलों के बीच में से निकल रहा है। मैं आपको वहाँ का नज़ारा भी दिखाता हूँ। गाइस, वो देखो आप, बादलों के बीच में से सनराइज हो रहा है और ये है वो हाइट, वो जो टॉप पीक है, मुझे वहां तक पहुंचना है। देखते हैं वहां तक हम आज पहुंच पाएंगे या नहीं। ये बहुत खड़ी चढ़ाई है, वहां तक बहुत डिफिकल्ट है, खतरनाक रास्तों से हमें गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हो किस तरह के रास्ते हैं यहाँ के। गाइस, ठंड बहुत बढ़ गई है। आप देख सकते हो चारों तरफ से हम बादलों के बीच में घिरे हुए हैं। हमें गर्म कपड़े पहनने होंगे क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ रहे हैं ठंड बढ़ती जाती है। रात को तो काफ़ी ठंड होगी। वैसे हमारा प्लान तो है नहीं रात को वहाँ ठहरने का, पर अगर हमें अच्छा लगा तो हम शायद वहाँ पे रह भी सकते हैं आज रात को। तो ठंड से बचने के लिए हमें गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। चलते चलते हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हो चगांव विलेज कितना नीचे रह गया है। हम लगभग इतनी हाइट पे आ चुके हैं और मैं तो सुबह से काफ़ी लगभग 5 बजे से ट्रैवल कर रहा हूँ। लगभग 6000 फीट की एलिवेशन थी, वहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे ये चगांव का याशंग और मलास्टिंग वाला एरिया है। नीचे खुला सा ग्राउंड भी दिख रहा होगा, वो हमारा स्कूल है जहाँ हम बचपन में पढ़ते थे हम सभी लोग, हमारे सारे दोस्त लोग। और ठीक उसके सामने है ये जानी विलेज और ये पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है इस टाइम। और जानी की पहाड़ियाँ इस वक्त बादलों से ढकी हुई है। टॉप पे कुछ बर्फ़ भी है इस वक्त। हम ट्राई करेंगे अगर बादल हट जाए तो आपको बर्फ़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चगांव की इतनी हाइट पे हमें चढ़ना है कि वो वाली सारी पहाड़ियाँ उससे नीचे दिखने लगे। तो आज का ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरे रास्ते में हमें काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स और ये खतरनाक रास्ते, काफ़ी कुछ है आप लोग को दिखाने लायक। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं हमें काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिल रहे हैं। जैसे कि अभी मुझे मिला एक एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ है, इसको हम यहाँ के लोकल डायलेक्ट में सुर्स बोलते हैं और इसका इंग्लिश नेम है सीबकथॉर्न बेरी। ये एक बेरी है और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनते हैं इससे जैम बनता है, इसके सीड से ऑयल भी निकलता है। अभी पूरी तरह से पके नहीं है। पकने के बाद इसका कलर होता है पेल येलो या ऑरेंज टाइप का कलर बनता है। और इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स है, जैसे इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, इससे स्किन हाइड्रेट रहती है हमेशा, और इसमें सेल रीजनरेशन की कैपेबिलिटी भी है। तो ये हर कहीं तो पाया नहीं जाता है, जैसे किन्नौर में काफ़ी हाइट पे मिलता है, या स्पीति वाले एरिया में, या फिर तिब्बत वाले रीजन में मिलता है ये, और लद्दाख में कोल्ड एरिया में मिलता है। ये काफ़ी खट्टा होता है। यहाँ के लोग इसको अचार में यूज़ करते हैं, यहाँ के लोग इसको गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, यहाँ के लोग इससे चटनी भी बनाते हैं। तो गाइज, ये रास्ते, ये पहाड़, ये पूरे के पूरे जंगल बहुत सारे जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। हमें सारे मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ और नेम तो पता नहीं है, पर जितना हमें पता है हम ट्राई करेंगे कि आपको बता सके, और साथ में आप लोग को यहाँ के इन खतरनाक रास्तों को भी दिखाएंगे। हमें अभी बहुत ज़्यादा हाइट पे चढ़ना है, बहुत ज़्यादा हाइट पे। इस पूरे शो में हमारे साथ बने रहे।
आइए चलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं इस वक्त चगाव के बीहड़ों में। ये पूरा जंगल देवदारों के पेड़ों से भरा हुआ है और ऐसे जंगलों में हमें खतरनाक जंगली जानवरों से बच के रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जंगलों में भालू के होने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। तो हमारे यहाँ के लोगों की कहावत है कि अगर कभी भी आपको ऐसे जंगलों में या ऊंचाई को चढ़ते हुए अगर भालू नज़र आता है तो हमेशा आपको नीचे की डायरेक्शन में भागना चाहिए, ऊपर की ओर नहीं। क्योंकि माना जाता है कि भालू जब आप नीचे की ओर दौड़ते हो तो भालू के सारे बाल उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो इस बीच आप कहीं पर भी अपने आप को हाइड कर सकते हो। तो भालू से बचने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और अगर उसके साथ आपका आमना सामना हो गया तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, सिचुएशन। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अभी भी बहुत चलना बाकी है। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ कुछ पेड़ जल के कुछ सूख चुके हैं। इसकी खास वजह ये रहती है कि यहाँ बहुत सारे शेफर्ड जो अपने भेड़ों को चराते हैं, तो इन ग्रासलैंड में वो क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं। आग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर से नए घास उग जाते हैं। तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो ये जो कुछ भी करते हैं, उस वजह से इसके आसपास जितने भी पेड़ होते हैं वो आग में जल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इस पेड़ का बॉटम देखो, वहाँ रूट से थोड़ा सा ऊपर वो काला है, आग से जल गया है। उधर एक पेड़ और है, यहाँ एक पेड़ और है। ये सारे जंगल इस तरह से तबाह हो चुके हैं। आप देखो इस एरिया में पेड़ों की डेंसिटी बहुत कम है। इसकी खास वजह ये है कि यहाँ पे लोगों ने आग जलाए थे और कुछ लोग उन सूखे हुए पेड़ों को काट कर ले जा चुके हैं। तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो आप ये कर रहे हो, उससे नेचर का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, एनवायरनमेंट का काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले टाइम के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएंगे, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। तो मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी काम आप आने वाले फ्यूचर में ना करें। जो भी काम आप कोई भी एक्शन ले तो काफ़ी सोच समझ करके एक्शन ले। गाइस बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, बर्फीली हवा। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से हवा आ रही है। हम इतने हाइट पे पहुँच चुके हैं कि आप बिल्कुल मेरे ठीक सामने वाले जो पहाड़ी देख रहे हो, चगाव का हाइट, उस जगह का नाम है क्रॉसपू। तो हम ट्राई करेंगे कि कल अगर हमें टाइम मिला तो हम उस रास्ते से लौटेंगे, तो आपको वहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। और इस टाइम इतने हाइट पे है कि आप देखो जानी विलेज कितने डाउन पे दिख रहा है, और जानी के साथ उधर बादलों के पीछे रामनी विलेज थोड़ा सा दिख रहा है, आपको शायद पूरी तरह से नज़र ना आ रहा हो। और वो सामने वाले पहाड़ बिल्कुल हमारे लेवल पे आ चुके हैं। गाइज इस वक्त जिस जगह पर हम आए हैं, ये काफ़ी हाइट पे है। इस जगह का नाम है रोलमे। यहाँ पे है रोलमे सांथंग नाम की जगह थी। रोलमे सांथंग ही बोलते हैं इस एरिया को। तो सांथंग का मतलब है मंदिर। होता क्या था कि पहले ज़माने में यहाँ पर फुलियाज का मेला मनाया जाता था। फुलियाज एक फूलों का त्यौहार है, तो पूरे किन्नौर में मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में। तो चगाव में जो मनाया जाता था, तो इन पहाड़ों के पीछे से लोग बहुत सारे फ्लावर्स लेके आते थे, जैसे ब्रह्मकमल है, शशूरी है, यहाँ के लोकल जो फ्लावर्स है वो लाते थे, पवित्र फूल। उन फूलों को लाकर वो अपने लोकल डेटी को चढ़ा देते थे। और इस गांव के सबसे बड़े देवता है महेश्वर जी। पूरे किन्नौर में बहुत बड़ी आस्था है उनके प्रति लोगों की। बहुत बड़े शक्तिशाली, बहुत पावरफुल देवता माने जाते हैं महेश्वर। और सबसे बड़े देवता माने जाते हैं 3 महेश्वर, सुंगरा महेश्वर, भाभा महेश्वर, चगाव महेश्वर। तो जो फुलियाज का मेला होता था इस जगह पर मनाया जाता था। और बाद में इस स्थान को बदलकर, इस फुलियाज के मेले के स्थान को बदलकर यहाँ से वो शिफ्ट नीचे मालास्टिंग में कर दिया गया है। गाँव में ही है वो एरिया। तो अब हर साल वहाँ पर अक्टूबर मंथ में फुलियाज का मेला मनाया जाता है। तो नीचे देखो यार कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है चगाव का। गाइस ऊपर उस हाइट पे है धुमशखार, और पहले हम वहां जाएंगे। वहां उस पत्थरों के बीच में से पानी निकल रहा है, उस जगह का नाम है नागिनो। उससे जुड़े हुए इतिहास को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए वहां तक चलते हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ी वहां तक पहुंचने के लिए हमें। गाइस आप देख सकते हो लगभग 70 डिग्री का स्लोप चढ़ के आए हम। और चगाव देखो कितना नीचे है।
वो नीचे रहा जगह, और उसके सामने जो जानी विलेज है उसका जो टॉप पीक था हम लगभग उसके लेवल पे आए, उसकी कुछ पीक उससे भी हमारे से भी नीचे इस वक्त। और जिस जगह पर अभी हम पहुंचे इस जगह का नाम है नागिनो, और वहाँ आप देख सकते हो वहाँ पर 2 वाटर स्ट्रीम इस रॉक्स के बीच में से निकल रही है। उस स्ट्रीम से एक हिस्ट्री जुड़ी है यहाँ की। माना जाता है कि भाबरंग नागिन मतलब भाभा, इसके पीछे एक गांव है भाभा, वहाँ से नागिन माता आई थी, देवी नागिन, और वो रोते हुए आई थी किसी खास वजह से। तो इस पूरे रीजन में वो 3 जगह आकर के बसी थी। उन्होंने अपना मेन जो नेटिव प्लेस था वो छोड़ दिया था, और इन पहाड़ों में 3 जगह पर वो आई थी। पहले किसी और जगह पर रही और फिर वो इस जगह पर आई। उसके बाद वो एक और जगह है युलाकंडी की तरफ है, वो वहाँ तक तो हम जा नहीं पाएंगे। तो जहाँ जहाँ वो रही थी, ठहरी थी, अपना एरिया बनाया था उन्होंने, तो जहाँ जहाँ वो आई थी वो रोते हुए आई थी। तो उनके आंसू से उन सभी जगहों पर 2-2 वाटर स्ट्रीम निकली है। तो वहाँ पर भी कुछ 2 वाटर स्ट्रीम है, मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर। ये काफ़ी होली प्लेस है। गाइज फाइनली हम नागिनो पहुँच चुके हैं। ये है वो मेन सोर्स, और इस रॉक में से ये पानी निकल रहा है। एक स्ट्रीम यहाँ फ्लो हो रही है और एक स्ट्रीम उस नाले के पीछे। ये 2 स्ट्रीम है। माना जाता है कि ये नागिन माता के आंसू से निकले थे ये दोनों के दोनों स्ट्रीम। यहाँ पर आकर के नागिन माता आई थी, काफ़ी टाइम तक वो यहाँ बसी थी, पर जब वो रोई थी तो उनकी आंखों के आंसू है। पानी काफ़ी ठंडा है और बिल्कुल साफ है। यार बहुत टेस्टी पानी है ना ये। गाइज अब तक हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और उस टॉप पीक तक पहुंचना है। वहाँ पर पत्थरों के बहुत सारे टीले हैं। धुमशखार शखार यहाँ इस एरिया में बोलते हैं, और कोटंग कल्पा वाले एरिया में बोलते हैं। क्यों में बहुत सारे जगहों पे कई तरह के डायलेक्ट बोले जाते हैं, सबके अलग अलग मीनिंग है। और धुमशखार में बहुत सारे पत्थरों के टीले हैं। तो अभी हम इस नाले को फॉलो करेंगे और इसके थ्रू हम वहाँ तक जाएंगे। और इस नाले के थ्रू वहाँ से ग्लेशियर का मेल्ट वाटर आ रहा है, वो है नीचे। गाइस अभी हम धुमशखार के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है। तो बारिश रुकने तक हम यहाँ इस केव के नीचे रहेंगे। और हम 2 यहाँ पर हैं और 2 लोग वहाँ बैठे हैं। बाहर बारिश हो रही है और आप देख सकते हो यहाँ से सुंदर नज़ारा धुमशखार हाइट्स का। हमें उस टॉप पीक पर पहुँचना है। वहाँ आपको कुछ पत्थरों के टीले नज़र आ रहे होंगे, उस टीले की तक पहुँचना है हमें। हम इस वाटर स्ट्रीम को फॉलो करेंगे जहाँ से ये पानी आ रहा है। ग्लेशियर का मेल्ट वाटर है और इसको फॉलो करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बारिश थोड़ी सी रुक गई है और आप देख सकते हो कि हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं कि बादल भी हमसे नीचे हैं। और अभी गांव से इंफॉर्मेशन मिली है कि गांव में बारिश हो रही है। ताज्जुब सी बात है कि इतनी हाइट पे आने के बाद भी यहाँ पर नेटवर्क पहुँच रहा है। लास्ट टाइम हम आज से लगभग कितने साल पहले आए थे, 15-16 साल पहले जब हम आए थे लगभग उस हाइट पे, घोस्तू हाइट पे, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। तो अब नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन पहाड़ों पे। और जिस जगह पर मैं अभी हूँ यहाँ की हाइट अराउंड 12,664 फीट। और बस यहाँ से लगभग 100 या 200 फीट अभी हमने ऊपर और चढ़ना है। गाइस हम लगभग धुमशखार हाइट्स के काफ़ी करीब आ चुके हैं। लगभग शुरुआत हो चुकी है धुमशखार हाइट्स की। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे शखार बने हैं, कोटंग, जिसको कल्पा में कोटंग बोलते हैं, इस रीजन में शखार बोलते हैं। ये पत्थरों के टीले हैं। इन पहाड़ों में देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे इस तरह के टीले बने हुए हैं। यहाँ है, वहाँ देखो। ये टीले लोग तब बनाते हैं जब उनका कोई सगे संबंधी मर जाते हैं, तो उनकी याद में ये टीले बनाए जाते हैं। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, इससे सुंदर व्यू आज तक मैंने नहीं देखा है। चारों तरफ इस वक्त बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ है जो बादलों से घिरा हुआ है।
और यहाँ शायद वीडियो में आ रहा हो या नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ से रेनबो स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल मेरे फिंगर के टिप पे आप देख सकते हो, यहाँ से रेनबो स्टार्ट हो रहा है। इस जगह से रिलेटेड एक और स्टोरी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये जो पत्थरों के टीले बनाए गए हैं, ये किसी न किसी मरने की वालों की याद में बनाए गए हैं। तो होता क्या है कि जब किसी के कोई सगे संबंधी मर जाते हैं तो 1 साल तक यहाँ के लोग शोक मनाते हैं, और 1 साल बाद जब वो इन पहाड़ों पे आते हैं तो उसकी याद में टीले बनाते हैं। तो होता क्या है कि इस एरिया में जो शेफर्ड होते हैं वो इन पहाड़ों के पीछे से ब्रह्म कमल लेके आते हैं, और ब्रह्म कमल लेके आते हैं और उन लोगों को देते हैं और टीलों के ऊपर भी चढ़ाते हैं। तो ब्रह्म कमल की मान्यता शास्त्रों में इतनी ज्यादा है कि माना जाता है कि 10,000 सोने के कमल के फूल यदि आप एक शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, और अगर एक ब्रह्म कमल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, तो दोनों बराबर माने जाते हैं। और इन पहाड़ों में, इन चोटियों के पीछे, बहुत पीछे जाकर के ब्रह्म कमल मिलता है। गाइस, टाइम लगभग 4:30 हो चुके हैं, और हमारा वैसे प्लान नहीं था आज रात को यहाँ ठहरने का। हम सोच रहे थे कि शाम तक हम घर पहुंच जाएंगे, पर ये बहुत देर हो चुकी है। बारिश की वजह से हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ा। हम सुबह लगभग 6 बजे निकले थे, 6-7 बजे, 6 बजे निकले थे हम सुबह, और ये 4:30 है। लगभग हमें 10.5 घंटे लगे यहाँ तक आने में। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, वैसे 5 घंटे में हम पहुँच जाते हैं, पर अब हम यहाँ तक आए हैं तो आज रात को यहाँ ठहरना होगा। तो हमें जगह ढूंढनी होगी अपने लिए कि हम आज रात को कहाँ ठहरे। तो मैं और मेरे दोस्त लोग जगह सर्च कर रहे हैं कि आज रात को बस हमें शेल्टर चाहिए रात को ठहरने लायक। और वैसे यहाँ पर कुछ हट्स बने हुए हैं, पर इनका जो छत नहीं है, छत वो लेकर जा चुके हैं अपने साथ। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ इस तरह के हट बनाते जाते हो, आप देख सकते हो। टाइम काफ़ी हो चुका है और हमें लंच करना है, तो पहले हम खाना खाएंगे। खाना खाने का जुगाड़ कर रहे हैं, शायद अभी आलू पुलाव बनेगा ना, तो आलू पुलाव खाने के बाद हम और ऊपर की ओर चढ़ेंगे। आप लोग को एक बात बताता हूँ कि मुझे मेरा एक स्कूल फ्रेंड मिला है लगभग 10-12 साल बाद, और उसके हाथ में जो मिला है वो सचमुच देखने लायक है। ये है गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था, ब्रह्म कमल। ये मिलता नहीं है यार हर किसी को, बहुत ज्यादा हाइट पे मिलता है ये। और ये एक ही फूल जब आप अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो 10,000 सोने के फूल कमल चढ़ाने के बराबर होता है। ये एक कमल के फूल के बराबर माना जाता है। डोंगरवू बोलते हैं हमारे यहाँ के लोकल डायलेक्ट में, डोंगरवू। ये आजकल खिलता है। किन्नौर में पूरी देवी देवताओं की पूजा होती है, और महादेव की तो पूजा होती है, और ये एरिया वैसे ही महादेव का ही है। तो ये लोग घर लेकर जा रहे हैं आज। गाइस, रात होने का है, लगभग अंधेरा होने वाला है, और चलते चलते हमें आज रात को ठहरने के लिए हमें एक जगह मिल गई है। ये एक शेफर्ड हट टाइप लग रहा है हमें, पर देख के लगता है कि यहाँ कोई इंसान है नहीं इस वक्त। और हम अंदर का नज़ारा देखेंगे, और आओ जरा अंदर क्या है। वही बहुत जगह है अंदर। हाँ, जगह है रहने लायक। आओ अंदर आओ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है तो इस शेफर्ड हट में। तो हम आज रात को खाना यहीं बनाएंगे, आज रात को हम रहेंगे भी यहीं पे, अपनी बेडिंग लगा देंगे हम अभी यहाँ पे। और हमारा प्लान है कल किसी दूसरे मिशन पे जाना। तो हम आज का जो एपिसोड है यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को ट्रैकिंग अच्छी लगी होगी, और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करोगे। तो हमारे साथ बने रहे। कल का एपिसोड आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा।